Yes, students, I am making video on this activity ratio, which is the third ratio. इससे पहले हम दो रेशो एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपके लिक्विडिटी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो। लिक्विडिटी रेशो सॉल्वेंसी रेशो का पर्पस भी मैंने आपको बताया था। जैसे उनको कैलकुलेट करने का पर्पस है, उसी तरीके से एक्टिविटी रेशो, जिसे हम टर्न ओवर रेशो भी कह सकते हैं, टर्न ओवर रेशो। और जो ये बेटा टर्न ओवर है, ये वर्ड हमारा एसोसिएट है, या टर्न ओवर को हम सेल्स के नाम से भी बोलते हैं। तो इसे हम एक्टिविटी रेशो कह रहे हैं। इट मीन्स हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इसे हम कंपनी, कोई भी जो कंपनी है, उसका कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है? कैलकुलेट करने का पर्पस है अपनी एक्टिविटीज़, क्योंकि ये एक्टिविटी रेशो बोल रहे हैं, अपनी सेल्स या टर्नओवर को भी की एफिशिएंसी को पता लगाना। क्या हम एफिशिएंटली अपनी सेल्स या एक्टिविटी को कंडक्ट कर पा रहे हैं? जिस पर्पस से हमने अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया था, क्या हम उसको एफिशिएंटली कर पा रहे हैं? तो ये पर्पस रहता है इस रेशियो को कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये रेशियो जो जनरली कैलकुलेट की जाती है, ये बेसिस, इसका बेस होता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान से समझना ये चीज़, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये टर्म हमारा पहले भी आया है, 11th क्लास में भी हमने सुना हुआ है, 12th में भी हमने सुना हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? जैसे अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, तो प्रोडक्ट बनाती है और सेल करती है, तो जो उसको सेल्स करने से रेवेन्यू आता है, तो हम उसको वैसे भी बोल देते हैं, नेट सेल्स भी बोल देते हैं। लेकिन अगर कोई और कंपनी है, जैसे फाइनेंस की कंपनी है, फाइनेंस की कंपनी कोई प्रोडक्ट थोड़ा ना बना रही है, वो तो शेयर्स डिबेंचर्स में डील कर रही है। तो शेयर और डिबेंचर्स में डीलिंग करने से भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसकी अर्निंग हो रही है, तो हम उसे नेट सेल्स, उसके बिकने को, बेचने को, खरीदने को, उससे होने वाले प्रॉफिट को हम नेट सेल्स ना कह के हम कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जो भी उसका काम है, उससे उसे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट को सेल करके ही हमारा अमाउंट रेवेन्यू आए, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ही हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर एक कंपनी का अपना अलग काम हो सकता है। ठीक है, सब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है, सर्विसेज में भी इन्वॉल्व है कंपनी। तो जो सर्विसेज में इन्वॉल्व है कंपनीज, अगर वो अपनी ऑपरेशन से जो रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, उसे हम रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ना कह के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड का नाम दिया हुआ है। अब जब हम एक्टिविटी रेशो की बात कर रहे हैं, तो एक्टिविटी रेशो में आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम नेट सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों टर्म यूज़ किए जा सकते हैं, बट जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हम इसके एक नाम से और जानते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हम इसे कह देते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो, नेट सेल्स हो, या आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तीनों वर्ड का मतलब आपका सेम रहेगा। इन रेशो को टर्नओवर रेशो भी कहा जाता है। मतलब वो ये बता रहे हैं कि इट इंडिकेट्स द स्पीड विद विच द रिसोर्सेज आर बीइंग टर्न्ड और कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब क्या है टर्नओवर? मतलब वो किस स्पीड में जो हमारा कैश है, जो हमारा अमाउंट है, जो हम किस स्पीड से हम अपने रिसोर्सेज को टर्न कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। सो इन एक्टिविटी रेशो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। इन एक्टिविटी रेशो हमारा जो मेन रेशोज़ हैं वो ये 4 रेशोज़ कंप्यूट की जाती हैं, इसे कैलकुलेट किया जाता है अंडर एक्टिविटी रेशो, जिसमें सबसे पहले है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को हम स्टॉक टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। ठीक है, स्टॉक वर्ड भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे आप इन्वेंट्री टर्नओवर कह लो या हम इसे स्टॉक टर्नओवर रेशो कह ले, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल रेशो। ट्रेड रिसीवेबल रेशो को हम डेटर्स टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, दो नाम है इनके। डेटर्स टर्नओवर रेशो भी कहा जाता है। ट्रेड पेबल रेशो है उसके बाद,
जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो है उसी तरीके से ट्रेड पेबल को हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसके बाद लास्ट है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसमें से मैं अगर सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट सभी है बट जो आपने बिल्कुल करनी ही करनी है, इसमें आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में आई विल बी एबल टू कंप्लीट ओनली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो मैं मैक्सिमम इसके क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो with the formula of calculating inventory turnover ratio। जो हमारा फॉर्मूला रहता है बेटा वो रहता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का। इसमें मैंने आपको बोला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में RFO ही लिखूँगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका न्यूमरेटर बनेगा, अपॉन में आएगा एवरेज इन्वेंट्री। इसमें ये बहुत इजी है इसका डेनोमिनेटर वाला पार्ट निकालना, और आंसर इसका आएगा बेटा टाइम्स में, ठीक है, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे आंसर आएंगे इसके। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, तो इसमें 2 कंपोनेंट हो गए आपके, एक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा हो गया आपका एवरेज इन्वेंट्री। चलिए सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक बार आप इसको ध्यान से समझ लेंगे आपको कभी मिस्टेक ही नहीं होगी इसमें, ठीक है। इसकी हमारे 3 मेथड है टोटल। मैं पहले फर्स्ट मेथड, मैं मेथड की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बार आपको पूरा क्वेश्चन में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी, तो इसलिए हम तीन तरीके से सीखेंगे। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आपको निकालना पड़े। पहले तो हम समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है क्या। आप पहले इसको ध्यान कैसे रखेंगे, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, अगर आपको 11th क्लास का याद हो, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी क्या क्या चीज़ें रहती थी, यहाँ आपका आता था ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर इसके बाद आता था आपका डायरेक्ट परचेजेस में हमारा नेट परचेज आता था। नेट परचेज क्या होता है, अगर इसमें से आप रिटर्न माइनस कर दोगे तो आपको नेट परचेज मिल जाएगा, ठीक है। इसी के बाद हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में बनाने में हमारे खर्चे होते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं। ये आपको मालूम है, ये आपने पढ़ा हुआ है, मैं डिटेल में नहीं बता रही अभी आपको। इसके बाद हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था अगर हमें प्रॉफिट होता था, ठीक है। क्रेडिट साइड पे क्या होता था, बाय सेल्स, ये भी नेट सेल्स, यानी कि इसमें से रिटर्न को माइनस करोगे तो आपको नेट सेल्स मिल जाएगी। इसके बाद एक चीज़ होती थी आपकी बाय क्लोजिंग स्टॉक, बस ये होता था, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने के लिए, जिसे हम कॉग्स भी बोल सकते हैं, ये आपने 11th क्लास में वर्ड सुना हुआ है। कॉग्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट क्या थी। इसको निकालने के लिए आपके 3 मेथड है टोटल। 3 मेथड क्या है, आप पहले कंसेप्ट समझ लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड योर ट्रेडिंग अकाउंट। पहला मेथड हमारे पास क्या होता है, पहले तो कॉग्स है क्या, कॉग्स वो अमाउंट गुड सोल्ड जो हुआ है उस पर आया हुआ कॉस्ट है, तो ये हमारा कॉस्ट है, ये कॉस्ट है इंक्लूडिंग द क्लोजिंग स्टॉक। तो मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक भी अगर ले लेंगे आप तो वो आपका कॉग्स में होगा। तो दिस इज़ द कॉग्स, ठीक है। तो पहली चीज़, पहला हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है हमारे पास सेल्स का अमाउंट दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। ध्यान से समझो, सेल्स का अमाउंट दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट का। तो आप सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो आपको कॉग्स मिल जाएगा, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज कॉग्स, कॉग्स इज ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो पहला आपका बेटा क्या मेथड हो सकता है, सेल्स में से आप ये ध्यान रखोगे कि कॉग्स है क्या। कॉग्स आपका ये वाला है जो मैंने ये पिंक कलर से हाईलाइट कर दिया है इसको, दिस इंक्लूडिंग
दिस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा कॉग्स है इन सिंपल वर्ड्स। तो पहला ऑप्शन क्या है, हमारे पास सेल्स दे रखे, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, चलो भी कॉग्स निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकता है हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, नेट परचेजेस दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है। तो बहुत आसान हो गया, ये तो निकालना था हमें। तो इन तीनों को आप प्लस कर दोगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दोगे, तो ये हो गया आपका दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड आपका क्या है, अब जैसे इसमें ओपनिंग स्टॉक है ना और क्लोजिंग स्टॉक है, भाई ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो बहुत तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पे आपका वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है, एक आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक भी आता है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो काम चल रहा है उसका भी अभी स्टॉक बचा हुआ है हमारे पास, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का भी स्टॉक बचा हुआ है, फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स का भी आपके पास रॉ मटेरियल जो अमाउंट है वो बचा हुआ है। तो वो सभी तरीके के स्टॉक आप इंक्लूड कर लेंगे इसमें। तीसरा जो आपका है, एक आपका हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो आपने किया, नेट परचेजेस जो किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के किया। इसके अलावा आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस दे रखा है। तो ठीक है, हमारे लिए तो आसान कर दिया, हमें प्लस नहीं करना पड़ रहा। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस दे रखा है, तो बस वो डिफरेंस लेके इसमें प्लस कर दो। तो तीसरा मेथड ये हो गया आपका। पहला मेथड क्या हुआ, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया तो कॉग्स आ गया। दूसरा मेथड क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक। तीसरे ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, हमें क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस दे रखा है। तो कोई बात नहीं, हमें डिफरेंस लेके बाकी में ऐड कर दो, हमें माइनस नहीं करना पड़ रहा। बस ये 3 मैक्सिमम वेज हो सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें समझाने के लिए जो है वो है, कई बार क्या होता है आपको ना एक परसेंटेज दे रखी होती है। जैसे आपको दे रखा है, अभी हमने ये बात की ना, हम इस लाइन को तो हम याद रखेंगे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉग्स। ठीक है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉग्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार इसमें कन्फ्यूज़न के लिए करने के लिए आपको क्या दे रखा होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट को ना हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपको बोला ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो 25% था। ठीक है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो सेल थी हमारी वो थी आपकी 2 लाख। तो आपका कॉग्स क्या है, तो सिंपल है भाई, 25% किसका, 25% RFO का था, मतलब सेल्स का था। 25% ऑन सेल्स दे रखा है। तो ये मैं बताना क्या चाह रही हूँ आपको, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर परसेंटेज आपको दे रखी है तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट की जो परसेंटेज है RFO पे दे रखी है या कॉस्ट पे दे रखी है। अब जैसे मैंने आपको बोला RFO पे दे रखी है, व्हाट इज़ RFO, सेल्स जो है, तो सेल्स हमें दे दी 2 लाख रुपए की। ठीक है, तो 2 लाख का आप 25% निकाल लो, क्योंकि 25% उसी का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ये आ जाएगा आपका 50,000। 50,000 क्या हो गया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। सेल्स आपके पास दे ही रखी है, तो सेल्स 2 लाख में से आप माइनस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, दैट इज़ 1,50,000। ठीक है, अब इसके बाद एक हमें और दे रखा होता है जिसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, बड़ा एक्स वैक्स मान के करते हैं। आपको एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, सेम एग्जाम्पल आई एम टेकिंग। हमें ये इक्वेशन याद रखनी है, दैट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉग्स। ये स्टेटमेंट याद रखनी है। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है, बट दिस 25% इज गिवन ऑन कॉस्ट, जबकि आपको यहाँ पे सेल्स का अमाउंट दे रखा है 2 लाख। तो भाई जब हमारे पास सेल्स है ही नहीं, सॉरी जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ही नहीं, तो हम 25% निकाले कैसे। तो इसमें यूनिटरी मेथड आपको लगता है लेट एक्स है, एक्स का माने और ऐसे ऐसे करके आपको करना होता है। आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। तो आप सीधे क्या करेंगे, कॉग्स निकालने के लिए डायरेक्ट कॉग्स निकालेंगे और आप क्या करेंगे, 2 लाख सीधे उठाओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कॉस्ट पे था ना, तो कोई बात नहीं, 100% निकालना है हमें। और ये हमें इसमें तो इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, आपको अमाउंट कौन सा निकालना है, आपको 100% चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको दे कितना रखा है, आपको तो सेल्स वाला अमाउंट दे रखा है, सेल्स में तो आपका ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूडेड है।
ठीक है, तो इसको हम 125 मानेंगे, मतलब आपको 125% दे रखा है और निकालना आपको 100 है। 25% ऑन कॉस्ट है ना, तो आपको 125% दे रखा है और 100% निकालना है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा 1,60,000। ठीक है, 1,60,000। तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ कॉग्स। देखो अब सेम क्वेश्चन पे अगर 25% ऑन सेल्स दे रखा है तो डायरेक्ट 25% निकालेंगे। अगर 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है तो आप 100/125 शॉर्टकट मारो। इसमें लेट एक्स करके करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। मैंने आपको टाइप्स भी बता दिए। चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्विकली, सो दैट हमारी वीडियो जो है वो वीडियो में सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। ऑल्दो आई हैव कवर्ड ऑल टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हियर। ठीक है, प्रैक्टिकल जो पूछा जा सकता है ना प्रैक्टिकली, वो मैंने सारा इंक्लूड कर लिया। क्वेश्चन क्या है आपका, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का पर्पस क्या होता है, हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, मतलब जो हमारा गुड्स बनाने में खर्चा आ रहा है क्या, और इन्वेंट्री की जो हमारी इसमें खर्च हो रही है, इन्वेंट्री जो हमारी खर्च हो रही है, तो ये अमाउंट हम यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में क्या देखना चाह रहे हैं इसमें। हाँ, इसका एम है एफिशिएंसी को पता लगाना कि इन्वेंट्री का यूज़ जो है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, जो कॉस्ट आ रही है उसके कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं हमारी इन्वेंट्री ठीक से यूज़ हो पा रही है नहीं हो पा रही, तो ये पर्पस रहता है इसका। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आप। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दिस इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है तो वो सेल्स होता है बेटा, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है तो वो कॉग्स होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अगर मैंने बाय मिस्टेक अगर इसको सेम एक्सप्लेन कर दो तो ये यहाँ पे मैं करेक्शन कर देती हूँ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉग्स है, उसकी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स होता है। ठीक है, चलिए आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन दे रखा है, सेल्स कॉग्स दे रखा है इसका मतलब, और आपने परचेजेस निकालनी है। परचेजेस आपको दे रखी है 4 लाख, और ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज़ नहीं बताई आपको, जो हमारा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हमारा एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैंने आपको सिर्फ न्यूमरेटर वाला बताया, हाँ ये था हमारा कॉग्स का। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल। नीचे आपको दे रखा था एवरेज इन्वेंट्री, तो बेटा एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए भी हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत आसान है एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए। ओपनिंग इन्वेंट्री जितनी भी दे रखी हो आपको, क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2, बस इतना सा काम करना है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो विल गेट एवरेज इन्वेंट्री। चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले मैं आपको डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन दिखा दिया मैंने, मैं आपको एक बार सिंपल क्वेश्चन दिखाती हूँ पहले। दिस इज़ द सिंपल क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्टली कॉग्स दे रखा है आपको, इन्वेंट्रीज ओपनिंग और क्लोजिंग, बिगिनिंग क्लोज दोनों दे रखी है, 1,25,000 1,75,000। तो एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे निकाली, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2, तो ये आ गया 1,50,000, और 6 लाख ऑलरेडी आपको दे रखा था। ठीक है, तो 6 लाख अपॉन में 1,50,000 रखा, तो 4 टाइम्स विल बी योर आंसर। ये सिंपलेस्ट है क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही कम चांस है आपके आने के। तो आई एम टेकिंग नाउ डिफ़िकल्ट वन, जो मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। हाँ चलिए, ये हम क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन आई हैव शोन यू अर्लियर। अब मैं शॉर्ट में यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। हमें निकालना है ITR। व्हाट इज़ ITR? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, बस इतना सही क्वेश्चन है। इसके बाद आपको दे क्या रखा है, आपको कॉग्स दे रखा है। चलो, यूर लकी इनफ कि आपको कॉग्स दे रखा है। कॉग्स निकालने के लिए आता है परचेजेस 4 लाख। उसके बाद आपको दे रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री। अब आप देखो, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है तो आप एवरेज कैसे निकालोगे। चलो, कॉग्स का तो हमें समझ में आ रहा है भाई, हमारे न्यूमरेटर में जो हमें पुटअप करना है वो हमें वैल्यू दे रखे। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए आपको सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, जबकि आपको क्लोजिंग भी चाहिए। अब हम क्लोजिंग कैसे निकालेंगे, हमें तो ट्रेडिंग अकाउंट आता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में देख लेते हैं आप। ट्रेडिंग अकाउंट में सिंपल कॉग्स पूरा दे रखा है आपको, तो पूरी सारी चीज़ें दे रखी है। हमें सेल्स चाहिए था
और क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे और यहाँ पे सारी चीज़ों की जगह पे आपको कॉग्स दे रखा है, ठीक है। और आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, इसी में इंक्लूडेड है इसका मतलब, ठीक है। कॉग्स में क्या इंक्लूड होता है, कॉग्स में इंक्लूड होता है आपका ओपनिंग स्टॉक, है ना, प्लस नेट परचेज, और क्या इंक्लूडेड होता है आपका प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बता रखा तो हम मानेंगे कि वो थे ही नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे नहीं। तो कॉग्स का मतलब तो ये होता है, कॉग्स मतलब ये सारी चीज़ें आपके पास है, ठीक है। तो कॉग्स का अमाउंट दे रखा है बेटा, तो हम यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। देखो कॉग्स दे रखा है हमें 3 लाख, मैं सिर्फ इक्वेशन में लिख रही हूँ सारे अमाउंट, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 50,000, तो ओपनिंग स्टॉक में मैं 50,000 लिख देती हूँ। परचेजेस आपकी हेल्प के लिए परचेजेस दे दिया उन्होंने 4 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए तो डजेंट मैटर, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो इक्वेशन पे रखने पे हमने पाया हमें सब कुछ अमाउंट तो दे रखा है, बस क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दे रखी, तो बस कोई बात नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम बाहर निकाल लेते हैं और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000, ठीक है। 4,50,000 हो जाएगा, माइनस कर दोगे 3 लाख तो आपको 1,50,000 आ जाएगा। चलो भाई, हमें जो चीज़ नहीं थी हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे थी, ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 है हमारी, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी हमने निकाल ली है 1,50,000 अपॉन में 2, तो कितना आया 1 लाख आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गई। चलो कॉग्स कितना था, दे रखा है 3 लाख, एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाल लिया है 1 लाख, तो ये कितने टाइम्स हो गया, आपका आंसर आ गया 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैंने जो थोड़ा लिया है, पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन बेटा। चलो मैं अब क्विकली आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझा देती हूँ। यस, इन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है। अब इन्होंने आपको दे रखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस, बट हमें क्या क्या चाहिए, हमें तो कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। तो चलो एवरेज इन्वेंट्री तो हम निकाल देंगे। आप बोलोगे मैम एवरेज इन्वेंट्री में तो हमें ओपनिंग भी दे रखी है इन्वेंट्री, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे रखी है, अपॉन में 2 हो गया, ठीक है। ये तो हम निकाल देंगे, तो ये 1,60,000 है और 1,12,000 है, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री का 1,12,000, 1,60,000 अपॉन में 2, तो ये आप निकालोगे तो 1,36,000 आ जाएगा। अब आप बोलोगे मैम ये 3 ही आइटम दिए हुए हैं, 3 आइटम से हम कॉग्स कैसे निकालें। तो बच्चे हमें तो मालूम है कॉग्स है क्या, कॉग्स तो हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस ट्रेडिंग अकाउंट को याद कर लो बस आप, नेट परचेजेस नॉट ओनली परचेजेस, तो दिस इज नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और हमने क्या बोला है, डायरेक्ट हमें जब दिया होगा हम तभी बात करेंगे, नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं है इससे। चलो अब हम क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 1,12,000, प्लस परचेजेस दे रखा है 7,28,000, प्लस डायरेक्ट को तो हमें जब दिया होगा हम तभी कंसिडर करेंगे, नहीं तो छोड़ दो, माइनस 1,60,000 क्लोजिंग स्टॉक में। बस आ गया आपका कॉग्स, हमें निकालना आता है कॉग्स, तो ये अमाउंट आ जाएगा बेटा आपका 6,80,000। ओके, तो बस हमें मालूम है, हमें मिल गया हमारा एवरेज इन्वेंट्री भी मिल गई और हमें हमारा अमाउंट ऑफ कॉग्स भी मिल गया। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 6,80,000, मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, आपने प्रॉपरली करना है इसको, 6,80,000 अपॉन में 1,36,000, तो ये आ जाएगा आपका 5 टाइम्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। बेटा 1-2 क्वेश्चन ना मैं आपको करके नहीं दिखा रही क्योंकि वैसे ही हैं जैसे अभी मैंने किए हैं, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू बाय राइटिंग, मतलब लिख के नहीं बता रही मैं, इसमें ही बता दूंगी आपको। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स इज़ गिवन, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स इज़ गिवन। अब देखो कितनी सारी चीज़ें दी हैं आपको इन्वेंट्री के नाम पे। देन ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स गिवन, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स गिवन।
ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस गिवन। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, मतलब जो काम अभी चल रहा है, ना तो वो फिनिश गुड्स बना है हमारा, ना ही वो रॉ मटेरियल बचा है, तो सेमी फिनिश टाइप हो गया, तो उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो काम चल रहा है उसका भी गुड्स पड़ा हुआ है। भाई अगर आप कंस्ट्रक्शन किसी बिल्डिंग की बात करो तो आप देखते हो ना, कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो दैट इज़ आर फिनिश गुड्स हो गया, फिनिश पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हो गया, और कुछ अभी चल रहा होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और कुछ रॉ मटेरियल जो रेता है या आपका सीमेंट है जो पड़ा हुआ है, दैट इज़ इन रॉ फॉर्म, तो वो रॉ उसका भी स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके के गुड्स के आपके इन्वेंट्रीज हो सकती है। तो कोई बात नहीं, हमें सारी इन्वेंट्रीज को ओपनिंग क्लोजिंग को लेना पड़ेगा एवरेज इन्वेंट्री को निकालने के लिए, राइट, लाइक दिस। बहुत आसान है एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए। देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल लिया है प्लस गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, तीनों की इन्वेंट्री ओपनिंग, तीनों की जो इन्वेंट्री है क्लोजिंग लेके उसको डिवाइड कर दिया 2 से। तो बाय दिस वे यू विल गेट योर 2,90,000। अगर आप इसको करोगे, बहुत सिंपल है, जस्ट टू क्रिएट कन्फ्यूज़न ना, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। उसके अलावा आपको परचेजेस दे रखा है, कैरीज इनवर्ड क्या हो गया, पावर गैस एंड फ्यूल क्या हो गया हमारा, ये बेटा हमारा डायरेक्ट वाला एक्सपेंसेस हो गया। तो आप इससे कॉग्स निकालेंगे अपने आप, और इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ 2.20 टाइम्स है। तो ये दिस क्वेश्चन यू कैन सी, तो पोज करके आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लो आई विल शो यू द अमाउंट ऑल्सो, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट लेट मी शो यू। बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है, जिसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर सकती हूँ। इसमें क्या दे रखा है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नॉट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है आपका सेल्स, ठीक है, सेल्स गिवन है आपको, कॉग्स नहीं गिवन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 3 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये दोनों किस लिए दी है आपको, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए, वो आप निकाल दोगे। इतना आ गया आपको 29,000 एंड 31,060, यानी कि 30,000 के करीब आपका एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया आपको, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे क्या दे रखा है, सिर्फ परसेंटेज दे रखे 20%, जो मैंने अभी आपको बताया भी था कि 20%। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब 20% ऑन सेल्स है, ओके। तो सेल्स पे आप 20% निकालोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें कॉस्ट आता है अधिकतर, जिसमें बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का इस तरीके से फॉर्मूला लिखना है। फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, हमेशा कॉग्स निकालने के लिए यू हैव टू डिडक्ट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल में से आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करोगे तो भी आपको कॉग्स मिल जाएगा। ये इक्वेशन आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे क्या दिया है, सिर्फ 20%। 20% किसका, जो आपका सेल्स है, सेल्स आपको ऑलरेडी दे रखे, 3 लाख का 20% निकालोगे तो 60,000 आ जाएगा। इसका मतलब कॉग्स आपको 2,40,000 मिल गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने पहले कर लिया है, आपका आंसर आ जाएगा 2,40,000 अपॉन में 30,000, इट मीन्स 8 टाइम्स। इस टाइप के क्वेश्चन की आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ। यस, दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये सीबीएसई ऑल इंडिया में आया है। अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा था जो आया हुआ होगा, मेरे ख्याल से किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था, ये किसी में आया हुआ है, क्योंकि अभी तक आपने सिंपल क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो अब देखो सीबीएसई में क्वेश्चन कैसे आएंगे। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगेन प्लीज माइंडेड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स की बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स की बात हो रही है। अगेन आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करके दे दी इन्होंने, तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग किसी की जरूरत नहीं है, सीधे एवरेज इन्वेंट्री उठाएंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको ग्रॉस लॉस दे दिया, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम इक्वेशन जो हमारी होती है वो इक्वेशन होती है आपकी कॉग्स इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस लॉस दे देंगे तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्लस कर देंगे ग्रॉस लॉस। और अचानक से हमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो कई बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है, वेरी ऑब्वियस। अभी आप बोलोगे नहीं मैडम ये कैसे गलती, हमें पता है भाई, और वाइस वर्सा इफेक्ट होगा, बट बच्चे करते हैं बेटा।
गलतियाँ इस तरीके की। तो लॉस दे रखा है 5%, ऑब्वियसली हम इसको कॉस्ट पे ही मानेंगे, सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे ही मानेंगे, सेल्स पे। तो आपने 16 लाख का 5% निकाला तो आपके पास 80,000 आ गया। तो यानी कि आपका जो कॉग्स है वो 16,80,000 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया है ताकि मैं वो कर लूँ क्वेश्चन आपके कलेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मुझे लग नहीं रहा अब आपको ऐसे कोई क्वेश्चन है जो मेरे को रह गया है। हाँ, दिस इज़ लेफ्ट 25% ऑन कॉस्ट है। तो मैंने आपको बताया था इफ़ 25% इज़ गिवन, तो देखो आप बुक्स में देखोगे ना, तो बुक्स में आपको इसी तरीके से करके दिखा रखा होगा। लेट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्स है, फिर उसको 25% का एक्स निकालोगे, फिर एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स। इतना तामझाम करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे 100/125 करो। आपका 125% इज़ गिवन टू यू और 100 आपने निकालना है। 100 आप चाहते हो तो बस आप इसको निकालोगे तो आपको इजीली डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इतनी कैलकुलेशन बच जाएगी जिसमें मेजर गलती होती है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन ही बच्चे बेटा अब आपके। हाँ, तो बस अब आप ये प्रैक्टिस करना। तो आई हैव कवर्ड दिस रेशो। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक अदर questions of other ratios of activity ratio.